नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। सिंह साहब, ये जो पिछले 1 डेढ़ महीने से हम देख रहे थे, संसद से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है जंतर मंतर, और वहां जिस तरह की भाषा, जिस तरह की गाली गलौच, जिस तरह का तांडव देखने को मिला, ऐसा लगा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कम और स्वच्छंदता का कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन कर रहे थे। कोई अगर इनको रोकने टोकने की कोशिश करे तो ये पुलिस पर, प्रशासन पर, तंत्र पर सीधा अटैक कर रहे हैं। ये पहली बार हमने देखा है कि कोई प्रदर्शनकारी किसी ACP स्तर के अधिकारी को घेर करके लिंच करने की कोशिश करे, CRPF केंद्रीय बलों के जवानों की लिंचिंग करे, मीडिया से जुड़ी हुई महिला पत्रकारों की लिंचिंग करने की कोशिश करे। कई बार बड़ी हताशा और निराशा होती है कि ये अगर जैन जी है, जैन जी के नाम पर जो यहाँ जमावड़ा हुआ है और हंगामा हुआ है, अगर यही जैन जी है तो बहुत खतरनाक है। और इसको बड़े ध्यान से लोग सुने। देखिए, ये जो आपने देखा, ये एक प्रकार का टेररिज्म, एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर। और आप देखिए इसमें कौन से तत्व थे। इसमें आयशा वाले थे जो कि माओवादी हैं। इसमें आपके जिहादी थे, शाहीन बाग से और इलाकों से भारी मात्रा में आए थे। इसमें आपके ये जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं वो इसमें शामिल थे। ठीक है। इसमें जॉर्ज सोरोस के लोग थे, इसमें अर्बन नक्सल्स थे, इसमें NGOs थे, इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसने कि ये पूरा आपका शायद दिल्ली राइट्स करवाया था, शाहीन बाग जो ऑर्केस्ट्रेट किया था। इसमें चर्च थे, पादरी थे, जितने जो ये इनपुट्स होते हैं इसमें, एंटी नेशनल इनपुट्स, इसमें सारे के सारे ये। इसमें फॉरेन आइडियोलॉजी था, फॉरेन मनी था, फॉरेन एजेंडा। फॉरेन आइडियोलॉजी में इसलिए कह रहा हूं कि ये माओवाद, जिहाद, ये सारा का खालिस्तानी एलिमेंट्स, ये सारा का सारा ये फॉरेन आइडियोलॉजीज, इट इज नॉट इंट्रिंसिक टू इंडिया। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हम जब देश के थ्रेट के बारे में बात करते हैं, कि ये बताइए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं यहां से अभी अभी से मैं लेके चलता हूं, मतलब पीछे की तरफ आपको। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दिल्ली पर खतरा था, इस्लामाबाद से बार बार ये आ रही थी धमकी कि दिल्ली हमारे टारगेट पर है, पालम हमारे टारगेट पे है। क्या आपको कब कोई ऐसा इनसिक्योरिटी की भावना आप में आई या कोई एप्रीहेंशन? नहीं। जबकि वास्तव में एक मिसाइल फायर किया गया था इस्लामाबाद के द्वारा, जो कि सिरका में जिसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था, लेकिन आपको इनसिक्योरिटी की भावना इसलिए नहीं आई क्योंकि आप जानते थे कि हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इस पर काबू पा लेगी। और कुछ अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी, अगर कोई नुकसान हुआ, हम जैन भारत के लोगों की तरह हम मुकाबला करेंगे। ठीक है ना सर?
उसके पहले आप बताओ कि स्टैंड ऑफ हुआ लद्दाख में, 1 साल तक चला, 1 साल से ज्यादा चला, बिटवीन चाइना एंड दिस थिंग। आपने आपको कभी असुरक्षा की भावना हुई? नहीं हुई, क्योंकि आप इस बात से निश्चिंत थे कि जो सरहदों पे आपकी रक्षा कर रहे हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। आपको कभी सुरक्षा नहीं, ना आपको हुई, ना हमारे हुक्मरान जो इस मतलब हमारी व्यवस्था को चलाते हैं, ना जो सरकार है उनको भी नहीं हुई, ये हुई। गलवान में इतना बड़ा ये हुआ, आपको मालूम है किस तरह से हाथापाई हुई। उन्होंने कुछ हमारे लोगों को कुछ जान की नुकसान हुआ हमको, और उससे 5 गुना हमने उनका मतलब को सफर करवाया। ठीक है ना? और अ, डोकलाम में हुआ सिंह साहब, डोकलाम में भी हुआ। हाँ, तो इतना इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, फिर भी आपको यहाँ दिल्ली में बैठे कभी असुरक्षा? वाई आई एम टेलिंग यू दिल्ली, दिस इज द कैपिटल, दिस इज द नर्व सेंटर। नर्व सेंटर का मतलब आपको आपको मालूम है? 71 की लड़ाई में आपको मैं एक ये करता हूं, ठीक है? 71 की लड़ाई में एक बहुत बड़ा आखिरी में डिबेट चला था कि हम इंक्रीमेंटली ढाका पर जाएं या सीधे ढाका को हम कैप्चर कर लें। ठीक है? तो बाद में यही डिसीजन हुआ, वो लंबा हो जाएगा कि किसने क्या कहा और कि कौन कौन से विचारधारा का। उन्होंने कहा कि नहीं, नर्व सेंटर को पकड़ो, अपने आप सब कोलैप्स कर जाएगा, और वही हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में बैठे आपको कभी असुरक्षा का ये नहीं हुआ। डोकलाम हुआ, वो तो पूरब की तरफ हुआ था। ठीक है, आपको कभी असुरक्षा की महसूस? हाँ, एक व्यक्ति, एक परिवार को बहुत असुरक्षा हुई थी, वो था ये गांधी परिवार। कि हमारा जो चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग था कि तुम इधर हमला करो, कुछ ऐसे मनूवर्स करो कि अपने आप हम मोदी को इस उस रास्ते से हम इसको हटा सके। तभी ये छिप छिप के वो एम्बेसी में गया था ये राहुल गांधी जो है, और वो पकड़ा गया। उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं, जुडिशियरी कभी आज तक पूछा भी नहीं। आई डोंट एक्सपेक्ट द पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल क्लास को तो चलो हंगामे में हो आए, तुमने भी ये किया, तुमने भी वो किया, ये करके वो कहीं नतीजा नहीं पा। बट इतना बड़ा समथिंग दैट कंसर्न्स द वाइटल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, अगर ये व्यक्ति यही काम चाइना में किया होता, आप उसको रिवर्स कर दीजिए कि मान लीजिए कोई इंडियन अगर छुप के, अगर अगर कोई मान लीजिए कोई चाइनीज छुप के इंडियन एम्बेसी में जा रहा है, उसको गोली मार देते, कुछ नहीं। तो इनको वो वाला लॉयर से कोई परहेज नहीं, इससे कोई परहेज नहीं, परवेज इनको परहेज है सबसे बड़ा तो नुपुर शर्मा से, बिल्कुल। जिसने गाली दी हिंदुओं के, उससे कोई परहेज नहीं। ये क्या है? तो ये मेरा क्या कहने का मतलब है कि आप देखिए क्यों। उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको जो पूरा बताया, चाहे वो गलवान हो, दोकलाम हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, लद्दाख हो, कारगिल हो, इसमें कहीं भी आपको दिल्ली में बैठे असुरक्षा की भावना नहीं महसूस हुई, हुक्मरानों को भी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन क्या जब ये अभी बैठे हुए थे ये कॉकरोच जनता पार्टी, सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी, डोकलाम में तो ये गलवान में मारे गए, उससे आपको नहीं हुई। लेकिन यहां तो 120 लोग अपने पुलिसकर्मी घायल हैं दिल्ली के अंदर में। कुछ तो हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आप भारतीय कहलाने लायक नहीं। उन्होंने फिर ये आप
जितने दिन ये बैठे हुए थे, एक एंजाइटी तो सभी में थी। 18-18 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए, तमाम तरह की हिदायतें दी गई, तमाम तरह की गालियां निकाले जा रही थी, तमाम तरह के थ्रेट किए जा रहे थे। पूरी कोशिश थी कि किस तरह से पार्लियामेंट को इन्वेड कर लिया जाए। और पुलिस के साथ आपने जो पथराव किया और ये किया, ये पत्थर कहां से आ गए? जंतर मंतर में पत्थर कैसे आ गए? बिल्कुल। और कल तो बाय द वे इट इज अ प्रोटेक्टेड साइट, और मुझे ऐसे तत्व आएंगे चौधरी साहब, तो मुझे तो लगता है ये कहीं जंतर मंतर को ही ना तोड़ डाले। ये बात बताइए कि इस बार पार्लियामेंट पे ये हुआ, और पार्लियामेंट में ये नहीं, इस बार एक कदम और जाके इन्होंने प्रधानमंत्री के घर को हमला करने का कोशिश किया। उनकी चौखट तक पहुंच गए। आप सोचिए साहब कि मैं, आपको मालूम है, मैं ये विदेशी महिला का मैं मतलब कोई ये नहीं हूं। अगर उसके भी घर में कोई, या कोई भी, चाहे कोई, इवन केजरीवाल के घर में, इवन राहुल गांधी के घर पे, अगर कोई ऐसा काम करता है तो पूरा हक है उसको गोली मार देने का। तो जब प्रधानमंत्री का घर महफूज नहीं है, तो आप सोचो कि हम कैसी दिल्ली में हम रह रहे हैं, और क्या मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ये सिक्योरिटी थ्रेट है हमारा। उसके बाद आप आइए, जब ये किसान आंदोलन हो रहा, और इन सब का ऐसा नहीं है सर कि इसका सिक्योरिटी आप इम्प्लीकेशंस देख लो, ये सब का सब प्रॉक्सी वॉर है, डायरेक्ट असॉल्ट ऑन दिल्ली। ठीक है, माओवादियों का ये मतलब उनका वो था कि शुरू में स्ट्रेटेजिक डिफेंस करो अपना, जहां कमजोर हो वहां पर अपनी ताकत बढ़ाओ, ठीक है ना। और उसके बाद आप कहते थे कि स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट, रूरल एरियाज में अपने को जमाओ। फिर एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आपकी जो ताकत है वो बराबर हो जाएगी, और फिर आप स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव पे चले जाओ, मतलब सिटी को जाके, कैपिटल को ही जाके इन्वेड कर दो। सही। तो जब जब हमारे होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने माओवाद को पर काबू पा लिया है, तो वो केवल रूरल एरियाज में था, वो स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट तक वहां पर ये था। लेकिन जब ये स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट को भी इन्होंने मात दे दिया, तो ये और उग्र होके चले गए अर्बन नक्सल्स की मदद से। ठीक है सर। तो ये हुआ क्या कि आप देखिए रेड फोर्ट में जब ये हुआ, तो ये तो लाल किले पर हमला था ना सर। ये लाल पूरी दुनिया देख रही थी जब वो खालिस्तानी पोल पे चढ़ा हुआ था लाल किले के। और क्या आपको उस समय असुरक्षा की भावना नहीं आ रही थी? जिस तरह से ट्रैक्टर को मतलब ऑफेंसिव वे में उसको डिस्प्ले किया जा रहा था, उसको विल्ड किया जा रहा था, आपको नहीं आई उस पे? हमको तो आई। हमको लगा कि जो भी लोग टेलीविजन पे देख रहे थे, उनको ये लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये कहां तक जाएगी, पूरा दिल्ली में राइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम लोग एकदम बिल्कुल एट द ब्रिंक, एकदम ब्रिंक पर पहुंच गए थे। ठीक है, वो ब्रिंक से चलिए मामला कंट्रोल, जो भी हुआ कंट्रोल हुआ, ये हुआ, बात वहीं तक नहीं रुकी। वो असॉल्ट में इसका इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जब कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जब फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह के से जुड़े हुए किसी फंक्शन में गए वहां पर, तो इनको इन्हीं तत्वों ने इनको असैसिनेट करने का कोशिश किया, और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र था।
क्योंकि जब वहां से ये आए हैं प्रधानमंत्री, और एक ऐसे एक ब्रिज था जो कि विच वॉज ऑन दी विद इन द आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान, बहुत सोच समझ के इन खालिस्तानियों ने वो एम्बुश का स्पॉट इनको चुना था प्रधानमंत्री का असैसिनेशन के लिए। तो ये केवल दिल्ली की बात नहीं है जो ये फार्मर्स एजिटेशन हुआ। ठीक है सर। बिल्कुल। तीसरी बार ये खुद फिर ये आने वाले थे, और इस बार इनकी तैयारी थी कि आपने देखा होगा कि किस तरह से ये ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करके उसमें आर्मर प्लेटिंग डाल के उसको टैंक्स बनाने की कोशिश की। मतलब 20-20 लाख रुपया लगा के मॉडिफिकेशन हुआ था। अरे वो तो हरियाणा के बाद में, वो हरियाणा की सरकार, हरियाणा के जो लोग थे, इनकी अच्छी सेवा की उन्होंने, जो भाषा ये समझते हैं, वो सब फार्मर वार्मर सब चला गया इनका, और तब जाके वहां पर ये हुआ। ठीक है सर। और इसीलिए सही। मैं पिछले बार मैं जब आपके साथ बैठा था, दैट व्हाई विनिंग हरियाणा वाज सो इंपॉर्टेंट, कि अगर हरियाणा में अगर कोई और सरकार जो इनके इनके लायक सरकार होती, तो ये पूरा इनके लिए दिल्ली तक का क्लियर रास्ता होता। ठीक है ना सर। सही अब बात। ये शाहीन बाग में क्या हुआ सर? शाहीन बाग, केवल ये शाहीन बाग एक प्रोटेस्ट नहीं था वहां पर। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली राइट्स हुए, भयंकर। उसका सबसे बड़ा अगर सिंबल है तो वो अंकित शर्मा है, जो आईबी का ये था। कितने पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए, कितने लोग ये हुए। उसके बाद आप देखो, ये जब रेल भवन में जब ये केजरीवाल बैठा हुआ था, याद है आपको? सड़क पर उसने लिहाफ क्लियर, लेकर के। हाँ, उसने क्लियरली बोला कि ये, और उस समय वो रिपब्लिक डे परेड का वो समय था। ठीक है, माहौल था। हमारे जो सुरक्षा, हमारी जो कॉन्टिजेंट्स होती हैं, वो अपना रिहर्सल नहीं कर पा रहे, उस पर खतरा आ गया था। तब इसको उठा के फेंका गया, लेकिन इसने आह्वान तो दे दिया था कि यहां पे 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ, हमको चढ़ाई करना है राष्ट्रपति भवन पे। तो उस समय क्या आपको असुरक्षा की भावना नहीं महसूस हुई थी दिल्ली में? तो ये केवल महज मिलॉर्ड्स और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, इट इज ए वॉर अगेंस्ट इंडिया, इट इज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। इतने मैंने आपको 5 मैंने ऐसे उदाहरण दे दिए जहां पे हम लोग बिल्कुल ब्रिंक पर पहुंच गए थे। और सर, जिस दिन वो ऊपर वाले का ये है कि मेहरबानी है कि अभी तक वो जो कहते हैं ना, एज ऑफ द प्रेसिपिस, उससे हम, चलो किसी ने हमको आके, कोई शक्ति ने आके हमको सेव कर दिया। जिस दिन वो क्रॉस हो गया ना सर, तो आप समझ लो कि भारत यूक्रेन बन जाएगा सर। और फिर आपकी माँ और बहनों का क्या होगा, उसकी चिंता करो आप। ठीक है, आई एम टॉकिंग टोटली एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ, सिंदूर हुआ, गलवान हुआ, दुकलाम हुआ, उससे आपको असुरक्षा नहीं आई। लेकिन आज आप दिल्ली में बैठे बैठे, जितने मैंने आपको ये उदाहरण दिए, आपसे कितने असुरक्षित महसूस किए। और जब बाहर का कुछ होता है, एक्सटर्नल ये होता है, तो हम तो ये जानते हैं कि हमारी जो एपरेटस है, हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी ये है। और यही क्यों,
जो हमारे दिल्ली पुलिस है, आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस का कितना बड़ा रोल होता है काउंटर टेररिज्म पे? बिल्कुल। डू यू नो? लोग ये समझते हैं कि जो पुरानी जितनी हमारी इंटेलिजेंसीज है, उनके पास अपना कोई फौज तो है नहीं, ना उनको पावर है किसी को नैप करने का। आप जब इंटेलिजेंस देते हो किसी को, या कोई भी काउंटर टेररिज्म या दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, ये कॉकरोचों को मालूम है, लिपस्टिक लगाने वालों को, ये एलजीटीबीटी को, कि कौन तुमको ये बचाता है ये बॉम्ब से? इट वॉज वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तान आईएसआई खाना बांटते बांटते, जुनैद को खाना बांटते बांटते वो वहां पर एक बॉम्ब करवा देता। कौन जानता है कि आपको दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंसीज ने फीड किया होगा और उसको एवर्ट किया गया होगा? ये तो आपको कभी मालूम नहीं होगा। जिसके इशारे पर तुम बैठे हुए थे, और ये जुनैद जो आईएसआई का आदमी है, जो तुमको खाना खुला रहा था, ऐसे ही लोगों ने सरोजनी और ये करवाया था, सरोजनी और जयपुर और ये। और मैं आपके दर्शकों को एक बात बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि दिनों कुछ दिनों पहले गुजरात में 2 बार नैप किया गया जैशे मोहम्मद के ऑपरेटिव्स को, और उसी समय एक बहुत बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट, कैप्टागॉन ड्रग्स का पकड़ा गया। ये कैप्टागन ड्रग्स जो है, ये जितने मिडिल ईस्ट में जिहादी हैं, वो हमास है, हिजबुल्ला है, वो सीरिया में जो है, वो सारे, इट वाज ब्रॉट इन बाय इस्लामिक स्टेट, वो वो इसका सेवन करते हैं। और वो ड्रग्स मतलब यहां तक है कि सीरिया से उसका जो $3.5 बिलियन का मतलब प्रोडक्शन है सीरिया का, जितना उसका एक्सपोर्ट नहीं है, उससे ज्यादा वो पैसा सीरिया में कैप्टागन के एक्सपोर्ट से आता है। और ये पूरे सो कॉल्ड ये नीट वाले आपके उसमें, ये सारा ये मुफ्त में इनको ये जिहादी ये बांटते थे ये ड्रग्स। वो क्या करता है वो ड्रग्स? आपको फॉल्स सेंस ऑफ करेज दे देता है, आपको वो आपके जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देता है। तो ये जब जो ये लड़कियां जो 18-20 साल की जो ये गाली वाली सब जो दे रही थी, ये सब नशे में थी। वो शराब का नशा तो बाहर से दिख जाता है, इन चीजों का नशा आपको दिखेगा नहीं, बट कैप्टागन ड्रग्स वेर फ्लोइंग। ठीक है सर? बिल्कुल। तो ये बताइए, मेरा अपना मानना है सर, मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में बैठ के, अगर कैपिटल में नर्व सेंटर, द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, वहां पर बैठ के आप इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हो, और इट इज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, असॉल्ट ऑन दिल्ली। तो असॉल्ट करने वाले कौन है? मैंने जितने आपको अरविंद केजरीवाल का वो रेल भवन से लेके और आज तक कॉकरोच तक, ये क्या है सर? वही माओवादी जिहादी, ठीक है, जिसको मैंने बोला आपको पहले भी, अर्बन नक्सल्स, वही तक खालिस्तानी चर्च, वहां पादरी भी पहुंचे हुए थे। पूरा उनका तो एक दिन पूरा जो है वहां डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। ये सब के सब ये क्या था? और ये नीट का नहीं है सर मामला, ये आर्टिकल 370, CAA, यूनिफॉर्म सिविल कोड, FCRA, ये क्रैकडाउन ऑन माओइस्ट, ठीक है ना, उसका रोष,
ये सब का सब ये कंबाइंड एंगर था इनका, इसका कि इसको हटाओ, नहीं तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये बताइए कि ये मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि ये फॉरेन इंस्पायर्ड जिहाद, आई टोल्ड यू, इज अ फॉरेन आइडियोलॉजी, माओइज्म इज अ फॉरेन आइडियोलॉजी, ये जेन जी इज अ फॉरेन आइडियोलॉजी, ये सारे के सारे फॉरेन आइडियोलॉजीज जब एक उनको हथियार में कन्वर्ट कर दिया जाए और बार बार इतने सालों में, तो आपने इसका कोई निजात नहीं ढूंढा अभी तक। एक तो आपको ये, मैं मान सकता हूं कि आपको ये इल्म ना हो कि ये कहां से हो गया, कैसे हो गया, थ्रेट क्या है, आप सब कुछ जानते हैं। एटलीस्ट मैं कुछ लोग अमेरिका से कंपेयर करते हैं, वहां भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहां होते हैं। अमेरिका में उनका कोई जिहादी नेबर नहीं है, उनका कोई माओवादी नेबर नहीं है, उनके यहाँ जिहादी प्रॉक्सी वॉर नहीं चल रही है, उनके यहाँ माओवादी प्रॉक्सी वॉर नहीं चल रही है। हो सकता है उनके यहाँ माफिया का ये हो, ये जॉर्ज सोरस वगैरह अमेरिका के अंदर में माफिया है। जॉर्ज सोरस अमेरिकन के खिलाफ ईरान में भी वो सक्रिय है, सपोर्टिंग द रिजीम। लेट मी टेल यू, वो चाइना के उसमें भी हाथ पे काम करता है। उसने ईरान में एक सीक्रेट पाइपलाइन बनाया, जिसका मतलब एक पाइपलाइन है जो कि ईरानियन शिप्स को सप्लाई करती थी केवल, उसका उसने फंडिंग किया था। तो जब आपको सब मालूम है कि ये ताकतें हैं, तो आपको तो इसका कोई निजात ढूंढना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू क्रिएट अ स्पेशल एपरेटस कि क्यों, देखिए एक्सटर्नल फ्रंट्स चलो हम चूज नहीं करते हैं, लेकिन हम इंटरनल फ्रंट को हम जरूर, हम उसको उसको किस तरह से उसको एड्रेस करना है वो तो हम चूज कर सकते हैं। नेबर है जिहादी पाकिस्तान, नेबर है जिहादी बांग्लादेश, उधर चाइनीज बैठे हुए हैं, वो माओवादी, चारों तरफ से आइडियोलॉजी घेरे हुए, और यहाँ जुडिशियल में मी लॉर्ड इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस, ब्रिटिश यूरिस्प्रूडेंस चला रहे। ऑब्वियसली इट विल बी एट ऑड्स। उसके बाद आप देखिए कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेरर है उसका सबसे बड़ा खासियत क्या था, वो टेररिज्म का जो परपेट्रेटर है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, वो जितने भी जिहादी तंजीमें थी, और प्रॉक्सीज कौन थे, द पाकिस्तान विद इन इंडिया। आप ले जाते हैं पाकिस्तान मिलिट्री को कहीं भी आप कोर्ट में, वो कहते हैं मैंने तो किया ही नहीं, ये तो इस्लामिक स्टेट वालों का काम है, मुझे क्या लेना देना। देयर इज डिनाएबिलिटी। उसी तरीके से ये जो टेरर कर रहे हैं, ये जो आपने जो जंतर मंतर पर जो देखा, और पहले भी ये रेड वो खालिस्तानी वाला जो फार्मर एजिटेशन, ये इट वाज नथिंग बट टेररिज्म। और उसके लिए उन्होंने डिनाएबिलिटी का आड़ ढूंढा, ठीक है, इन द गार्ब ऑफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिविल राइट्स ग्रुप्स, ठीक है, तमाम तरह के कुछ एकेडमिया से लोग, लॉयर्स, उन्होंने वो उसको जमा पहना दिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान मिलिट्री एंड जो काम पाकिस्तान मिलिट्री जो टेरराइज करने के लिए कर रही है, और जो ये लोग मतलब कौन, ये आपके एनजीओज, एक्टर्स, आमिर खान, सलमान खान, नसरुद्दीन शाह, करीना कपूर, शबाना आजमी, योगेंद्र यादव, लॉयर्स, प्रशांत भूषण, महमूद पराचा, कन्हैया कुमार, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, यही जो पाकिस्तान मिलिट्री जो डिनाइबिलिटी का हमको क्या लेना देना जी, हम तो जानते नहीं है, कुछ सरफिरे लोग हैं, वो पकड़े भी गए, मारे भी गए, तो कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट आपको मालूम है
कि पाकिस्तान मिलिट्री का यही हमेशा से रवैया रहा है कि तुम अगर हिंदुस्तान में तुमको एक बार इंसर्ट कर दिया गया तो वापस मत आना, क्योंकि हम तो पैदा करते रहेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दे वांट, उसी तरीके से ये जो नालायक जो है जिनका मैंने नाम लिया, ये स्वरा भास्कर, ये जो टॉप इनके ये है, शबाना आजमी, ये सब ये चाहते हैं कि ये लोग कभी भी जिंदगी में कुछ करें ही नहीं, सिर्फ मैं बुटॉक्स लगा के मतलब फिल्मों में काम करती रहूं, मेरा हस्बैंड जो है वो गाना लिखते रहे, और ये लोग जो है ये जंतर मंतर पे ये कैप्टागॉन खा के ये मस्ती में अपना झूमते रहे, मर गए कोई बात नहीं, फिर दूसरा जनरेशन आएगा, मेरा बेटा तो डूब स्कूल में, ठीक है सर। ये इतना बड़ा इसको चिंता, ये उस बाप की बेटी है जिसने 1944 में लिखा था अगली ईद पाकिस्तान। मैं कैफी आजमी की बात कर रहा हूं। और किस मेंटल लेवल के ये लोग हैं सर। कोई भी कॉज टेकअप करने के लिए आपका कुछ, यू शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड ना, आपको कुछ जिस कॉज के लिए है। एक बार ये जो स्वरा भास्कर है, इससे ये आई थी सीए के डिबेट में, आई थिंक इट वाज एबीपी चैनल, और इसे पूछा अच्छा बताइए सीए क्या है, नहीं मालूम। ये सोनाक्षी सिन्हा से केबीसी में एक बार पूछा कि भगवान हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, शी डिडंट नो, और घर का नाम है रामायण। अब ये लोग वहां जा रहे हैं, अखबारों में निकल जाता है। अरे तुमको तो शर्म आनी चाहिए यार, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे रहनुमाई में के लिए ऐसे ऐसे समाज और देश के कीड़े मकोड़े तुम्हारे उसमें आ रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट वकील जिसका मैंने नाम लिया। तो देखिए क्या है सर कि इसको हम शीश महल, चौधरी साहब ये सुनिएगा इसको बड़े ध्यान से, ये है क्या, मैंने इन पर बहुत बहुत अध्ययन किया है सर, कि जितने है ना ये माओइज्म, जिहादिज्म, इनको मैंने एक चीज देखा है सर, इनको खून से बहुत प्यार, दे लव टू सी ब्लड, इनकी बनावट उस तरीके से, और इनको पैसे से भी बहुत प्यार है। ये जितने जिहादी, ये इस तरह के ये मानसिकता है, इन सबको, दे आर ऑल मर्डरस, ब्लड से बहुत प्यार है, और इन सबको प्रजातंत्र से बहुत नफरत है, ठीक है। आपको तो मालूम है किस तरह से जन अदालत लगाए जाते थे माओवादी इलाकों में, कंगारू कोर्ट्स, कंगारू कोर्ट्स जिहाद में। तो ये तीन चीज इनका है, हेट फॉर डेमोक्रेसी, लव फॉर ब्लड एंड लव फॉर शीश महल। अब है क्या सर कि दो तरह के, एक तरह के लोग होते हैं, एक जो गुंडा बदमाश पॉकेटमार, वो भी उसका भी जो अल्टीमेट होता एम होता है वो शीश महल होता है, ठीक है सर। तो वो क्या कहता है उसका, जो कि भैया मौका मिले ताला तोड़ दो, मौका मिले अगर कहीं रेजिस्टेंस आया तो किसी को चक्कू मार दो, लूट पाट के ले जाओ। वो सोचता होगा कि 2-4 बार 10 बार ऐसे लूटेंगे तो शीश महल बन जाएगा। ये जो लोग हैं ये ताला तोड़ते हैं, ये इसी जो डिनाइबिलिटी का जो चोंगा पहनते हैं ना उसमें, कि मैं लॉयर, मैं वो हूं, ठीक है ना। अंदर से दे आर डेकॉइट्स, थीव्स, ठीक है। अंग्रेजी बोलता हूं, पोएट हूं, ठीक है। और हमारी काफी उम्र हो गई है सर। देखिए मैं ये मानता हूं कि दुनिया में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ करने आता है, वो जिंदा रहने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ तो करना होता है।
वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, ये करेगा, लेकिन उसका चरित्र का कोई गारंटी नहीं है सर, कोई गारंटी नहीं। तो हर प्रोफेशन से जितने चरित्रहीन लोग होते हैं, हर प्रोफेशन से, वो ये जिहादी और ये माओवादी, इन जेंसी, लिपस्टिक वाले, एलजीटीबीटी, उन विचारों के अनुयायी होते हैं। मेरा अपना मानना है कि तो उनका भी रास्ता वही शीश महल है। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड शीश महल सिंड्रोम। उसके बाद है कि देखिए, मेरा ये कि जो मैंने आपको बताया कि बार बार जो दिल्ली पर असॉल्ट, वॉर ऑन इंडिया, जब आप दिल्ली पर असॉल्ट कर रहे हो लॉर्ड्स और प्रधानमंत्री महोदय, अपने गृह मंत्री महोदय, ये वॉर को आपको डिफीट करना होगा। ये थर्ड फ्रंट का सबसे बड़ा खतरा है। आपको मैंने बता दिया, आप मुझसे ज्यादा, ये लोग मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो जस्ट चीजें इकट्ठा करके अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। तो इसके इसके निजात के लिए, इसको टैकल करने के लिए आपको एक थर्ड फ्रंट को डील करने के लिए एक यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी पड़ेगी, हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, और इसके जो सेंटर्स है वो पूरे स्टेट्स में होंगे। उसमें सभी तरह के लोग होने चाहिए, उसमें आर्मी के लोग होने चाहिए, पुलिस के लोग होने चाहिए, सेंट्रल आर्म पुलिस के फोर्स के लोग होने चाहिए, आपके एकेडमिया, जो लोग सिक्योरिटी, उसमें सबसे बड़ी चीज है, मैंने देखा है कि वंस यू आर एबल टू डिफाइन व्हाट इज योर थ्रेट परसेप्शन, खतरा क्या है, जहां अपने खतरे को आपने डाइल्यूट किया, अरे ये तो बच्चे हैं, ये तो इसमें प्रजातंत्र में सबको बोलने का हक है, कुछ बाहरी तत्व आ ही जाते हैं, जहां इसको आपने डाइल्यूट किया, याद करो जो यूक्रेन में हुआ है, उनकी मां बहनों के साथ वो तुम्हारे साथ भी होगा, बिल्कुल। वंस यू डाइल्यूट इट। ठीक है सर, तो ये कुछ तो आपको इसमें इंटेलिजेंसीज के लोग हो, ठीक है। तो और मैं एक आपको बात, जिस दिन ये दिख के आया फॉरेन से, आपको सब कुछ मालूम था ये कौन है, क्या है, बॉस्टन से कौन आ रहा है, क्या है। अरे उसी दिन ले जाते इसको ले जाते, माला वाला पहनाते, अच्छे से थाने में ले जाते, कहीं भी जहां भी उसका थोड़ा अच्छा से चाय पानी नाश्ता करवा के अंदर ले जाके अच्छी सेवा ववा करके, फिर सब कुछ पूछ के कि तू कौन है, कहाँ से आया है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और कौन कौन है, तेरा बाप कौन है, और कौन कौन है, कहाँ कहाँ तेरे बाप बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ पूछ के उसको फिर पुचकार के अपना उसको सेवा करके फिर उसको एक और माला पहना के आप वहां से ये कर देते हैं, यू कुड हैव क्रैक डाउन। ठीक है ना। तो आखिरी में मैं इतना ही करूंगा कि ये जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बार बार, इज दिस द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या यही है स्पिरिट प्रोटेस्ट का, और यही स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। और आखिरी में मैं एक बात बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, पुलिस पीटने के लिए नहीं बनी हुई, पीटने के लिए। ये बार बार, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल लॉट, और जो ये लिपस्टिक वाले बने हुए हैं ना, एक भी ये पुलिस में भर्ती होने की क्षमता नहीं रखते। आपको मैं बता दूं, आपको भी, जो तमाम हमारे वीआईपी हैं, हमारे मिलॉर्ड्स हैं, मेरे ये हैं, आज उन सब को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो यही सिक्योरिटी एपरेटस। वो आपके गेट पे, आपके सिक्योरिटी पे जो चलता है, वो रोबोट नहीं है, इट्स नॉट अ रोबो,
वो एक इंसान है, उसकी भी सोच है, उसकी भी ट्रेनिंग है, उसका कोई उसका भी कोई मोराल है। बार बार पिटने के लिए नहीं। अगर यही हमारा रवैया रहा तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और पुलिस का काम, हमारी सिक्योरिटी अपरेटस का काम क्या है चौधरी साहब? बिल्कुल। प्रोटेक्टिंग लाइफ, ठीक है ना, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड सोशल हार्मोनी, ठीक है ना। और मैंने कहा कि देर आर प्रोटेस्ट के, देर आर लीगल एंड इलीगल एस्पेक्ट्स। जहां पे क्रिमिनलिटी है, इलीगैलिटी है, वहां पे सरकार का कोई हक ही नहीं बनता है। और न हक नहीं, उनका कोई वही दायित्व ही नहीं बनता, उनका कोई रोल ही नहीं बनता कि वो किसी को माफ कर सके सही है। जहां पे क्रिमिनलिटी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा अगर समाज अगर नहीं बनाएंगे कि डूअर्स ऑफ गुड को कोई रिवॉर्ड ना मिले और इवल डूअर्स को इतना बड़ा लैटिट्यूड मिले, ये व्यवस्था, ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र नहीं, ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक होगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश को कितना बड़ा खतरा है ये RS सिंह साहब ने आज बहुत खोल करके बताया है, किन किन से खतरा है ये भी। और एक बात कही जाती है कि किले का अंदर से कुंडी जो है वो किले के भीतर से ही कुछ रहने वाले खोलते हैं। तो वही आज हम होते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, इसको एड्रेस करना ही होगा। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। इतने विस्तार से गहन अध्ययन करने के बाद इन चीजों को हमारे दर्शकों और देश के सामने रखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।